वीडियो के अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम और बाइनरी कोड कवर किया है, तो इस वीडियो के अंदर एक नया चैप्टर, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट्स। देखो, आगे जब हम लोग डिजिटल डिजाइनिंग की बात करेंगे, डिजिटल के सर्किट्स बनाएंगे, तो सभी सर्किट के जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं, जहां से वो सर्किट डिजाइन होना स्टार्ट होता है, तो उन्हें बोलते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, जैसे देखो नेटवर्क के अंदर जो सर्किट बनता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हो जाते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, यही सब कंपोनेंट है। इसी तरह से जब डिजिटल के सर्किट बनाए जाते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट को कैसे डिफाइन करूं? तो लॉजिक गेट एक ऐसा सर्किट है या एक ऐसा डिवाइस है which is capable of making logical decision। लॉजिकल डिसीजन कैसे होते हैं? जिन डिसीजन के अंदर दो वैल्यूज का यूज होता है, जैसे 0 1, ट्रू फॉल्स, हाई लो, इस तरह की वैल्यूज पे जो सर्किट या डिवाइसेस ऑपरेट करते हैं उन्हें बोलते हैं लॉजिक डिवाइसेस। अब लॉजिकल डिसीजन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक कंडीशन दे दी, सपोज कि अगर आज के मैच में विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो इंडिया जीतती है, तो ये कंडीशन हो गई, इफ x happens then y will happen, ऐसी एक कंडीशन हो गई। तो एक लॉजिकल सर्किट क्या है, वो चेक करेगा क्या x हो रहा है और उसके बेसिस पे वो y को डिसाइड करेगा। तो लॉजिकल डिसीजन कुछ इस टाइप के होते हैं कि कुछ कंडीशंस अगर ट्रू हैं तो उसके अंदर हमारा आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, हाई आ जाना चाहिए, आउटपुट भी क्या हो जाना चाहिए, ट्रू हो जाना चाहिए। तो इस तरह के सर्किट्स जो आउटपुट को ट्रू कर दें, या इस तरह की डिवाइसेस जो आउटपुट को ट्रू कर दें जबकि कुछ इनपुट्स ट्रू हैं, उन्हें बोला जाता है लॉजिक गेट। और जैसा कि मैंने बताया, लॉजिक गेट हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी एक डिजिटल सर्किट के। तो जो बड़े बड़े डिजिटल सर्किट बनते हैं वो सभी लॉजिक गेट्स की मदद से ही बनाए जाते हैं। अब लॉजिक गेट्स की मदद से जब डिजिटल सर्किट को बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं लॉजिक डिजाइन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग लॉजिक डिजाइन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। देखो, अगर एक्चुअल में मैं बात करूं कॉर्पोरेट लेवल पे काम कैसे होता है, तो डिजिटल के अंदर जो है ना, कॉर्पोरेट लेवल पे 3 स्टेजेस होती हैं। तो जो पहली स्टेज होती है उसे बोलते हैं हम लोग बेसिकली, जिसके अंदर की गेट्स को हम लोग डिजाइन करते हैं, इसको लेआउट बोला जाता है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, या ये कह दो कि डिवाइस लेवल पे काम होता है। अच्छा चलो ऐसे ही बोलते हैं, 3 लेवल पे काम होता है। पहला होता है डिवाइस लेवल। डिवाइस लेवल का मतलब है जब मॉसफेट के अंदर काम होगा, फिनफेट के अंदर काम होगा, और मॉसफेट्स वगैरह की मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, गेट्स बनाएंगे, तो उसे बोलते हैं डिवाइस लेवल। फिर होता है सर्किट लेवल। सर्किट लेवल कैसा होता है कि लॉजिक गेट की मदद से मैंने मल्टीप्लेक्सर बना दिया, डिकोडर बना दिया, फ्लिप फ्लॉप बना दिया, इसे बोलते हैं सर्किट लेवल। ठीक है, और एक होता है सिस्टम लेवल कि मल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप, डिकोडर, इन सभी की मदद से कोई एक बड़ा सिस्टम मैंने डिजाइन कर दिया, उसे बोलते हैं सिस्टम लेवल। तो 3 लेवल पे काम होता है, डिवाइस लेवल, सर्किट लेवल और सिस्टम लेवल। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिनकी मदद से कोई भी डिजिटल सर्किट बनता है। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत बार एक चीज का यूज करेंगे जिसे बोलते हैं ट्रुथ टेबल। अब ये ट्रुथ टेबल क्या चीज होती है? ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है आउटपुट वर्सेस इनपुट की। देखो, किसी भी सिस्टम को, या किसी को एक सिस्टम कब बोला जाता है, किसी भी चीज को एक सिस्टम कब बोलते हैं, जब उसके अंदर किसी इनपुट के लिए या हर इनपुट के लिए एक आउटपुट डिफाइन किया जाए। ठीक है, उसको सिस्टम बोलते हैं। जहां हर इनपुट के लिए कोई पर्टिकुलर आउटपुट एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। तो ये ट्रुथ टेबल क्या चीज होती है? ये हमें बताती है हर पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट। जैसे मान लो 2 बिट है, 2 बिट के कितने कॉम्बिनेशन होंगे भाई? कई बार बता चुका हूं, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो चारों कॉम्बिनेशन के लिए क्या क्या आउटपुट आएगा हर कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट, उसे बोलते हैं ट्रुथ टेबल। देखो, जैसे एग्जांपल लो,
मान लो दो इनपुट है और एक आउटपुट है, तो दो इनपुट के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? चार हो सकते हैं, 2 की पावर 2। अब आउटपुट कैसे कैसे होंगे? जैसे 0 1 0 0। तो इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया कि हर कॉम्बिनेशन के लिए क्या आउटपुट आएगा सिस्टम का, और इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को मैंने क्या बोल दिया? ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल टेल्स अबाउट द ट्रुथ ऑफ अ कंडीशन और ट्रुथ ऑफ अ स्टेटमेंट। ट्रुथ ऑफ अ स्टेटमेंट का मतलब आउटपुट ट्रू होगा जब ए फॉल्स हो जाए और बी ट्रू हो जाए। 0 को अगर फॉल्स बोल रहे हो और 1 को ट्रू बोल रहे हो, तो मैं क्या बोल रहा हूं? ए फॉल्स होने पे और बी ट्रू होने पे आउटपुट क्या होगा? ट्रू। तो इस तरह की टेबल रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है ट्रुथ टेबल। इसमें फायदा क्या होता है? देखो, इसके अंदर अगर मैं कोई भी इनपुट लगाऊंगा सिस्टम में, मैं टेबल में देख लूंगा वो इनपुट कहां लाई कर रहा है, और उस इनपुट के हिसाब से क्या बता दूंगा? उसका आउटपुट। तो ट्रुथ टेबल का फायदा ये होता है, इट गिव्स द आउटपुट वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, सो दैट व्हेन इनपुट इज नोन द आउटपुट कैन बी डायरेक्टली डिटरमाइंड। अगर इनपुट पता है तो आउटपुट को डायरेक्टली पता लगा सकते हो, सीधा सीधा ट्रुथ टेबल को देख करके। लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है? दो इनपुट से तो कितनी एंट्री बनी हुई? चार। चार रोज बन रही है ना, 1 2 3 4। तीन होते तो कितने बनते? 8। चार होते तो 16। यानी जब ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट की बात आ जाए, जैसे 5 इनपुट, 6 इनपुट, 7 इनपुट, तो हो सकता है ट्रुथ टेबल डिजाइन करना प्रैक्टिकल ना रह जाए। तो ज्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स में इतने कॉम्बिनेशन बन जाते हैं कि उसके ट्रुथ टेबल को मैन्युअली नहीं लिख सकते। जब तक नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन काफी कम रहते हैं, जब तक ट्रुथ टेबल एक अच्छा ऑप्शन है हमारे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। इतनी बात क्लियर होती है? अब देखो, जब लॉजिक सर्किट्स की बात आती है तो दो तरह के लॉजिक यूज होते हैं। दो तरह के लॉजिक्स यूज होते हैं। एक कहलाता है पॉजिटिव लॉजिक और दूसरा कहलाता है नेगेटिव लॉजिक। अब पॉजिटिव लॉजिक का मतलब होता है, जैसे 1 है, 1 को वोल्टेज में अगर 5 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हो और 0 को 0 वोल्ट से, यानी 1 के लिए हाई वोल्टेज और 0 के लिए लो वोल्टेज का यूज करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव लॉजिक। नेगेटिव लॉजिक का मतलब होता है, जैसे 1 के लिए 0 वोल्ट यूज किया और 0 के लिए 5 वोल्ट यूज किया। ठीक है? वैसे देखो, एक्चुअल में अगर यहाँ पे एक और बात मैं तुम लोगों से डिस्कस करता हूं, तो मैं एक चीज बताता हूं, यूनिपोलर एंड बाइपोलर कोडिंग। देखो, 0 और 1 सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो डेटा तुम ट्रांसमिट करोगे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, वो वोल्टेज या करंट की फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं होगा 0 भेज दिया 1 भेज दिया, एक्चुअली में तुम क्या भेजोगे? वोल्टेज या फिर करंट भेजोगे। अब यूनिपोलर में क्या होता है? देखो, 1 को जैसे 5 वोल्ट बोला और 0 को जैसे बोला 0 वोल्ट, तो दोनों लेवल क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या ऐसा कर सकते थे कि 1 को बोला अगर 0 वोल्ट, तो 0 को बोला -5। दोनों लेवल क्या है? लेस देन इक्वल टू 0। तो यूनिपोलर का मतलब एक ही साइन होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। लेकिन बाइपोलर में ऐसा होता है कि 1 को बोल रहे हो 5 वोल्ट, तो 0 को बोलोगे -5। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज हो रहे हैं तो बाइपोलर, और सिर्फ अगर एक ही लेवल यूज हो रहा है तो यूनिपोलर। तो क्या होता है कि 0 और 1 डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होते, बल्कि क्या ट्रांसमिट होती है? वोल्टेजेस। तो कितनी वोल्टेज ट्रांसमिट होगी वो डिपेंड करेगा कि कौन सी कोडिंग यूज की है, यूनिपोलर या बाइपोलर। बट अभी के लिए इतना ना सोचते हुए तुम्हें क्या ध्यान देना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक में क्या फर्क है। अगर 1 को रिप्रेजेंट हाई वोल्टेज से करते हो और 0 को लो वोल्टेज से, तो पॉजिटिव लॉजिक है। 1 के लिए लो वोल्टेज यूज हुई और 0 के लिए हाई वोल्टेज, तो वो है नेगेटिव लॉजिक। ठीक है? आगे चल के इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा जब लॉजिक गेट्स की बात करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक में क्या चेंज आता है।
ठीक है, अभी के लिए याद रखो 1 हाई 0 लो पॉजिटिव लॉजिक, 1 लो 0 हाई नेगेटिव लॉजिक। अब देखो लॉजिक गेट्स के अंदर हम लोग क्या क्या लॉजिक गेट पढ़ने वाले हैं। तो लॉजिक गेट्स के अंदर हम बात करेंगे, बफर की बात करेंगे, इन्वर्टर की बात करेंगे, एंड गेट की बात करेंगे, और गेट की बात करेंगे, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। तो ये सभी गेट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के अंदर, और भी काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे प्रोपगेशन डिले का कांसेप्ट, ठीक है, कि वेवफॉर्म कैसे बनाते हैं किसी के आउटपुट की, मल्टीपल गेट्स को कनेक्ट कर दे तो आउटपुट कैसे निकाला जाता है, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो वन बाय वन चलेंगे, एक एक चीज को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक एक गेट को समझने की कोशिश करेंगे कि उस गेट के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो याद रखने वाली है, गेट का मतलब क्या है, वो गेट क्यों बनाया गया है, ये सभी चीजों को समझते हुए फिर हम लोग बात करेंगे वेवफॉर्म की, डिले की, ये सब बातें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाती हैं। तो पहले हर एक गेट का बेसिक पक्का करो और फिर उसके एप्लीकेशन की जो देखने हैं, जो सर्किट्स देखने हैं, तब उन पे बात करना सही होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ना, आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए अभी भी नींव रख रहे हैं। अभी तक देखो हमने क्या समझ लिया, अभी तक हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पकड़ लिया, थोड़ा सा हमें ये समझ आ गया बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ कैसे डील करते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो सर्किट तुम आगे चल के बनाने वाले हो, चाहे वो कॉम्बिनेशनल सर्किट हो, सीक्वेंशियल सर्किट हो, वो बनेगा इन्हीं ब्लॉक से। तो एक एक ब्लॉक की फंक्शनैलिटी अगर समझ लेता हूं, इस पे ग्रिप बना लेता हूं, तो आगे जब सर्किट बनाऊंगा ना, तो ये सारे नाम तुम्हारे लिए काफी कॉमन हो जाएंगे। ऐसा लगेगा ठीक है, एंड गेट बहुत बेसिक सी चीज है, और गेट कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसी अगर फीलिंग आने लगती है कि गेट तो यार ठीक है, गेट सिंपल गेट्स होते हैं, वो मैं बात कर सकता हूं, मैं बना सकता हूं, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। गेट एग्जाम की बात नहीं कर रहा, ये वाले लॉजिक गेट्स की बात कर रहा हूं। गेट सिंपल हो ऐसी फीलिंग आने में तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन पहले अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक के अंदर, कि हर एक तरह के लॉजिक गेट पे अपनी पकड़ बनाना है, और फिर इनके कॉम्बिनेशन से देखेंगे कि सर्किट्स को कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो एक बार इन पे पकड़ बन जाएगी तो काफी सारे टॉपिक आसान हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं बफर की। अब देखो बफर एक ऐसा गेट होता है जिसके अंदर सिंगल इनपुट लगाया जाता है, और ये इनपुट को एज इट इज आगे पास कर देता है। अब बात फिर ये आती है कि बफर क्यों यूज करना। अगर ये इनपुट को एज इट इज आगे पास कर दे रहा है, तो बफर को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके पीछे देखो दो कारण होते हैं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि बफर यूज करने से हम लोग डिले प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास इनपुट 0 सेकंड पे आया, बट मैं ये चाहता हूं आउटपुट 0 नैनो सेकंड पे ना मिले, मैं 10 नैनो सेकंड पे चाहता हूं, तो मैं एक ऐसा बफर बनाऊंगा जो मुझे कितना डिले प्रोवाइड कर दे, 10 नैनो सेकंड का डिले प्रोवाइड कर दे। तो बफर कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड प्रोपगेशन डिले इन अ डिजिटल सर्किट, ठीक है। तो बफर का पहला रीजन क्या हो सकता है, प्रोपगेशन डिले को प्रोवाइड करना। दूसरा रीजन क्या होता है, तुमने कई बार डिवाइसेस पढ़ी होंगी जिन्हें बोलते हैं रिपीटर, ठीक है, सुना होगा रिपीटर यूज होता है, या सिग्नल बूस्टर। तो क्या होता है देखो, जैसे जैसे सिग्नल आगे चलता जाता है, मान लो चलना शुरू हुआ था 5 वोल्ट, बीच में रास्ते में लॉसेस आए, ठीक है, तो ये लॉसेस आने से वोल्टेज कम हो गई, ये वोल्टेज सपोज पहुंच गई 4 वोल्ट, तो हम वहां बफर लगा के इस वोल्टेज लेवल को दोबारा बूस्ट कर देते हैं ताकि ये वापस क्या बन जाए 5 वोल्ट। वरना ऐसा ना हो कि कम होते होते रिसीवर तक पहुंचने पे ये 0 बन जाए, तो जो तुमने 1 भेजा था वो वहां पे क्या मिले 0। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वोल्टेज बहुत ज्यादा गिरनी नहीं चाहिए, वरना रिसीवर को समझने में कंफ्यूजन हो जाएगी कि तुमने 1 भेजा था या फिर 0। इसीलिए बीच बीच में क्या लगा दोगे, बफर लगा दोगे। तो बफर क्या करेगा, उस डेटा को अगर 1 आ रहा है तो दोबारा से क्या कर देगा 5 वोल्ट,
और 0 आ रहा है तो दोबारा से क्या कर देगा उसे 0 वोल्ट। तो जो लॉजिक लेवल में या वोल्टेज में थोड़ा बहुत चेंज आया है उस चेंज को नलिफाई करके वापस उसके ओरिजिनल लेवल पे उसे सेट कर देता है। ये काम किसका होता है? हमारा बफर का। अब देखो बफर दो तरह के होते हैं। पहला बफर कहलाता है बाई स्टेट बफर। बाई स्टेट बफर का मतलब होता है इसके अंदर टू स्टेट्स होती हैं। दो स्टेट्स कौन कौन सी? 0 और 1। ठीक है, तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है? देखो, सिंगल इनपुट होता है इसके अंदर। अगर A 0 आया तो Y भी 0 होगा, A 1 आया तो Y भी 1 होगा। यानी जो इनपुट है वही क्या है? आउटपुट है। तो मैंने क्या बताया, इसको करने का दो रीजन होता है। एक तो या तो डिले प्रोवाइड अगर करना चाहते हो, या दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन होता है अगर तुम ये चाहते हो कि लॉजिक लेवल को या वोल्टेज को दोबारा से ओरिजिनल लेवल पे सेट करना। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ट्रुथ टेबल हो गई। अब इसका लॉजिक सिंबल क्या होता है? अगर सर्किट में दिखाना है तो इसको कैसे शो करते हो? इसको शो कर देते हो एक ट्राइंगल से, इस तरह से। ये A हो गया और ये Y हो गया, और Y एग्जैक्टली A के बराबर है तो ये Y हो गया A के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा बाई स्टेट बफर या टू स्टेट बफर, जिसके अंदर दो स्टेट्स हैं। स्टेट माने यहाँ पे आउटपुट 0 और 1। ठीक है ना? अब देखो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी होती हैं। मान लो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, जैसे मैंने A बनाया, मैंने Y बनाया, तो A अगर देखो ऐसे यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह की, पहले 0 चल रहा था, फिर 0 t इक्वल टू 0 पे मैंने क्या लगा दिया? 1 कर दिया, तो Y जो है एग्जैक्टली इसके जैसा आएगा, कुछ इस तरह। Y किसके बराबर होगा? A के। लेकिन यहां पे क्या माना है? यहां ये माना है नो डिले, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई डिले नहीं आ रहा है। लेकिन डिजिटल सर्किट्स के अंदर एक डिले की बात की जाती है जिसे बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले का मतलब होता है सिग्नल को प्रोपोगेट करने में या सिग्नल को आगे जाने में क्या डिले आ रहा है। ठीक है, प्रोपोगेट कहां कर रहा है? प्रोपोगेट वो कर रहा है इनपुट से आउटपुट की तरफ। तो इनपुट से आउटपुट जाने में जो डिले आता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन डिले ऑफ अ सर्किट या प्रोपोगेशन डिले ऑफ अ गेट। तो उसमें क्या होता है, जो एज 0 पे था ये एग्जैक्टली 0 पे ना मिलके थोड़ा सा आगे मिलता है आउटपुट में। यानी इनपुट में जो चेंज आया था वो आउटपुट में डायरेक्टली नहीं आ रहा है, वो कुछ टाइम के बाद आ रहा है। और ये जो टाइम डिफरेंस आ रहा है इसे बोलते हैं टीपीडी। टीपीडी इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन डिले। इस सिग्नल को इनपुट से आउटपुट तक प्रोपोगेट होने में कितना टाइम लग रहा है या कितना डिले आ रहा है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग बफर का क्यों यूज करते हैं? एक प्रोपोगेशन डिले प्रोवाइड करने के लिए ही यूज करते हैं। तो 0 डिले तो एक आइडियल कंडीशन हो गई, वरना सिग्नल को किसी भी सिस्टम से ट्रेवल करने में कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा। एक ही सोच के देखो, अगर सिग्नल एक वायर में भी चल रहा है, करंट एक वायर में भी चल रहा है, तो करंट कितनी भी तेजी से चले तब भी एक एंड से दूसरे एंड पहुंचने में कुछ ना कुछ क्या आएगा? डिले आएगा। ये बात समझ आ रही है? तो उसी डिले को क्या बोल दिया? प्रोपोगेशन डिले। तो कभी भी कोई भी सिस्टम ऐसा बन ही नहीं सकता जिसमें डिले ना हो। डिले ना होना एक आइडियल कंडीशन है, वो कंसेप्चुअली कह सकते हो, बट प्रैक्टिकली वैसा होना इम्पॉसिबल है। हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ डिले जरूर होता है, भले ही उस सिस्टम में कुछ ना हो, सिर्फ वायर भी हो, तब भी उसके अंदर क्या आएगा? डिले। तो ये तो बात हुई पहला बफर जो कि होता है बाई स्टेट बफर। ऐसे देखो दूसरा बफर होता है। बफर के अंदर एक और कैटेगरी होती है
जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्राई स्टेट बफर। अब ये ट्राई स्टेट बफर क्या चीज है? एक ऐसा बफर जिसके अंदर 3 स्टेट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 स्टेट्स होती हैं हमारी। अब भाई दो तो समझ आता है, एक तो 0 हो गई, एक 1 हो गई, इसके अंदर एक तीसरी स्टेट होती है जिसको बोलते हैं हाई जेड। अब ये हाई जेड का मतलब होता है हाई इंपीडेंस। हाई इंपीडेंस का नेटवर्क में मतलब क्या होता है? अगर इंपीडेंस इनफाइनाइट हो जाए तो हाई इंपीडेंस माने ओपन सर्किट। अब इसको कैसे दिखाते हैं? देखो बफर को कुछ इस तरह से, ए वाई एनेबल। एनेबल एक तरह से ये मान लो इस सिस्टम के लिए पावर सप्लाई है। जब तक ये गेट ऑन ही नहीं होगा तब तक सिग्नल ए से वाई तक नहीं पहुंच सकता। तो हम ये बोलते हैं अगर एनेबल 1 हो गया तो ये सर्किट बन जाएगा एक सिंपल बाई स्टेट बफर। बाई स्टेट बफर का मतलब है कि y जो है a को फॉलो करेगा एग्जैक्टली। अगर a 0 तो y भी 0 और a 1 तो y भी 1, तब ये बन जाता है बाई स्टेट बफर। लेकिन अगर एनेबल 0 हो गया तो y जो है वो अननोन हो जाता है। उसके अंदर ये नहीं बता सकते कि वो 0 होगा या 1। इसका मतलब है ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है a y, यानी y is not connected to a। हाई इंपीडेंस स्टेट का मतलब ही ये होता है अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है या इनपुट से आउटपुट के बीच में ओपन सर्किट शो कर रहा हूं तो उसे क्या बोलूंगा? हाई इंपीडेंस। तो ये तीसरी स्टेट होती है। इसका मतलब ये है अगर तुम डिसेबल कर दोगे गेट को बंद ही कर दिया, गेट को अगर बंद कर दिया तो सिग्नल इनपुट से आउटपुट कभी नहीं पहुंच सकता, या ये कह दो इनपुट सिग्नल कभी भी आउटपुट को अफेक्ट नहीं कर सकता। इनपुट सिग्नल कितना भी बदलते रहो तुम ये देखकर कभी नहीं बता पाओगे कि आउटपुट पे वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, ये चीज नहीं बता पाएंगे। इसको इसीलिए तीसरी स्टेट का नाम दे दिया हाई इंपीडेंस। ये बात क्लियर हुई? तो ट्राई स्टेट बफर के अंदर ये याद रखना कि इसके अंदर अगर एनेबल 0 हो जाता है तो तीसरी स्टेट मिलती है, क्योंकि ये चीज भी काफी जगह क्वेश्चन में काम आ सकती है। ठीक है, तो मैंने बताया बफर दो तरह के जनरली पढ़े जाते हैं, बाई स्टेट और ट्राई स्टेट। और पर्पस क्या होता है? ये सिंपली इनपुट सिग्नल को आउटपुट पे पास कर देता है विद सर्टेन डिले। और अब अगर एनेबल वाला भी ले रहे हो तो ये किसका काम कर जाएगा? एक स्विच का। तुम चाहो तो इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट कर दो और तुम चाहो तो उसे ओपन सर्किट कर दो। तो इसका एक एप्लीकेशन ये भी हो सकता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट कनेक्टेड होंगे या नहीं। ठीक है, तो बफर काफी सिंपल लॉजिक गेट है, इसके अंदर ज्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है। हम अगले इंपॉर्टेंट गेट की बात करते हैं जिसे कहते हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टर एक और नाम से जाना जाता है नॉट गेट। ठीक है, या क्या बोल सकते हो इसको? इन्वर्टर। अब देखो नॉट गेट के अंदर क्या होता है। जैसे बफर में मैंने बोला कि आउटपुट एज इट इज फॉलो कर लेता है इनपुट को, तो नॉट गेट की अगर ट्रुथ टेबल बनाई जाए, ये भी एक सिंगल इनपुट पे ही काम करता है। तो इनपुट की दो वैल्यूज हो सकती है 0 और 1। तो नॉट गेट 0 के लिए देता है 1 और 1 के लिए देता है 0, यानी ए से जस्ट उल्टा चलेगा। ए अगर 0 है तो 1 और 1 है तो 0। तो नॉट का मतलब क्या हुआ? नॉट का मतलब ये हुआ, एक चीज सोचो, अगर मैं कहता हूं कि नॉट कंडीशन कुछ ऐसे है, अगर ए नहीं हुआ तब y होगा,
ना होना मतलब अगर a फॉल्स हुआ तो y क्या होगा, ट्रू, और अगर a ट्रू हुआ तो y क्या होगा, फॉल्स। तो नॉट गेट इसलिए बोल रहा हूं, इफ a इज नॉट देयर देन y, या इफ a इज नॉट ट्रू देन y इज ट्रू। a अगर फॉल्स है या नॉट ट्रू है तो y क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, तो इसलिए नॉट बोल रहे हैं। इन्वर्ट क्यों बोल रहा हूं, 0 वोल्ट को क्या बना दिया, 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट को क्या बना दिया, 0। तो एक तरह से क्रॉस कर दिया ना, ये क्रॉसिंग हो गई। तो क्रॉसिंग होने का मतलब है ये क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है। हाई वोल्टेज भेजोगे तो क्या दे देगा, लो, और लो भेजोगे तो क्या दे देगा, हाई। तो ये वोल्टेज के लेवल को इन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं, इन्वर्टर। तो ट्रू और फॉल्स की टर्म में देखें तो नॉट है, और वोल्टेज की टर्म्स में देखें तो ये इन्वर्टर है। अब देखो नॉट या इन्वर्जन को हमेशा डिजिटल में बबल से शो करते हैं। तो इसे दिखाने का तरीका क्या है, बफर दिखा दो और उसके आगे एक बबल। बबल हमेशा बताता है नॉट, तो यहां y को लिख देते हैं a के ऊपर बार। बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट या नॉट। अच्छा देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब कभी सेट पढ़ते हो, सेट थ्योरी, तो सपोज एक सेट है जिसके अंदर 6 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें अगर मैं कहूं मैंने 1 3 5, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, टोटल सेट में से जब वो सेट हटा लिया जाता है तो बचे हुए सेट को क्या कह देते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ऐसे देखो नेटवर्क में, नेटवर्क में एक ट्री होता है, एक कोट्री होता है। ट्री का कॉम्प्लीमेंट होता है कोट्री। कोट्री कैसे बनता है, पूरे ग्राफ में से अगर ट्री हटा ले तो बचे हुए को क्या बोलते हैं, को ट्री। ये बात समझ आ रही है ना। कोट्री या कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर टोटल सेट में से वो वैल्यू हटा ली जाए तो बची हुई वैल्यूज को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट। अब बाइनरी में सेट के अंदर कितनी वैल्यू है, 2, 0 और 1। तो 0 हटा लोगे तो क्या बचेगा, 1, यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1, और 1 हटा लोगे तो सेट में क्या बचेगा, 0, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 0। तो देखो मैंने ये बोला एक सेट है जिसके अंदर दो वैल्यू है, 0 और 1। तो 0 कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 हटा के क्या बचता है, 1, और 1 हटा के क्या बचता है, 0। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, ए बार। बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। तो इन्वर्टर, कॉम्प्लीमेंट, नॉट गेट, ये तीनों ही चीजें सेम हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ आया, पूरे सेट में से जब वो वैल्यूज को रिमूव कर देते तो बची हुई वैल्यूज को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए बार का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। इसी को दिखाने का देखो दूसरा तरीका ऐसे भी होता है कि पहले बबल दिखा दो और फिर क्या दिखा दो, बफर। ये दोनों ही तरीके से तुम नॉट गेट को शो कर सकते हो। बट आगे के लिए हमेशा ये ध्यान रखना, ये जो बबल है, ये बबल ही हमें बताता है इन्वर्जन। तो किसी भी नॉर्मल गेट के आगे अगर बबल लगा दिया जाए तो जस्ट उससे उल्टा हो जाता है, यानी जहां 0 आना चाहिए था वहां आ जाता है 1, और जहां 1 आना चाहिए था वहां क्या आ जाता है, 0। ठीक है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट है। वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया था, वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 को कर देते हैं 1 और 1 को कर देते हैं 0। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, या ये कह दो इट इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सिस्टम। ये बात क्लियर हुई। अब देखो इसके अंदर अगर वेवफॉर्म बनाई जाए, ठीक है, अगर इसके अंदर मैं वेवफॉर्म बनाता हूं तो पहले की तरह बनाता हूं, दो वेवफॉर्म, एक डीले वाली और एक बिना डीले वाली। प्रैक्टिकल कौन सी होगी, डीले वाली या बिना डीले वाली, प्रैक्टिकल होगी डीले वाली। ठीक है, प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं होता कि डिवाइस के अंदर कोई डिले ना ऑफर। तो देखो अगर a को यूनिट स्टेप की तरह बना दे कि 0 था और t इक्वल टू 0 पे ये हो गया 1, तो y जस्ट उल्टा होगा। जब ये 0 था तो y क्या होगा, 1, और जब ये 1 हुआ तो y क्या हो जाएगा, 0। तो ये वेवफॉर्म कैसी है, ये बिना किसी डिले के है। क्यों भाई, डिले क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही इनपुट 1 गया तुरंत आउटपुट भी चेंज होके क्या बन गया, 0। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई डिले नहीं आया, इनपुट चेंज होते ही तुरंत आउटपुट चेंज हो जाता है। डिले ना आने का मतलब है इनपुट का चेंज इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होता है आउटपुट के अंदर। अब अगर डिले होता तो कभी भी तुरंत चेंज नहीं दिखता, चेंज दिखता लेकिन कुछ देर के बाद। तो ये जो देर आ रही है चेंज होने में, इसे क्या बोल देते भाई? इट विल बी कॉल्ड एज प्रोपोगेशन डिले, टीपीडी। टीपीडी माने प्रोपोगेशन डिले, या जो टाइम सिग्नल को लगता है इनपुट से आउटपुट पहुंचने में। ये बात क्लियर हुई? तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉट गेट और इन्वर्टर। तो नॉट गेट के अंदर देखो इतनी चीज होती है, लेकिन अब इससे जुड़ी हम लोग और बातें करेंगे। तो अभी के लिए नॉट गेट क्लियर है। तो नॉट गेट के अंदर मैंने क्या बताया कि अगर इनपुट 0 तो आउटपुट 1, इनपुट 1 तो आउटपुट 0। बस इतना ध्यान रखना। अब देखो इससे जुड़ी कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कास्केडिंग ऑफ नॉट गेट। यानी अगर एक से ज्यादा नॉट गेट्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, एक से ज्यादा गेट का यूज कर रहा हूं। अब कितने गेट का यूज कर रहा हूं, वो दो चीजें हो सकती हैं। पहला केस ले रहा हूं कि इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स का यूज कर रहा हूं। इवन नंबर जैसे कि 2 ले लो। अब अगर 2 लेते हो तो देखो क्या होगा। ये मैंने सिग्नल्स को नाम दे दिया। देखो इनपुट की दो वैल्यू हो सकती है, 0 और 1। अब बी क्या है? बी इन्वर्टर का आउटपुट है। इन्वर्टर का आउटपुट क्या होता है? अगर इनपुट 0 तो आउटपुट 1, इनपुट 1 तो आउटपुट 0। अब अगला इन्वर्टर देखो, अगले इन्वर्टर के लिए बी क्या बन गया? इनपुट। इनपुट 1 तो आउटपुट 0, इनपुट 0 तो आउटपुट 1। तो यहां अगर एक चीज देखो तो y किसके बराबर आ गया? 1 है। ठीक है। अब देखो ऐसे भी समझ सकते थे कि यहां जो b है, b है a का कॉम्प्लीमेंट और y जो है वो है b का कॉम्प्लीमेंट, यानी a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आता है a। अगर दो बार बार लगा दिया जाए या दो बार कॉम्प्लीमेंट कर दो, जैसे मैंने बोला सेट में से कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अगर वो वैल्यू हटाने के बाद बची हुई क्या वैल्यू है, और बची हुई वैल्यू हटाने के बाद क्या मिल जाएगा? वापस से वही वैल्यू। 0 पे बार लगाते हो तो 1 आता है, यानी 0 हटाने के बाद सेट में क्या बचता है? 1, और 1 हटाने के बाद क्या बचता है? 0। तो वापस से सेम रिजल्ट मिल जाता है। यानी ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है बफर का। लेकिन अब एक चीज देखो, अगर इसकी वेवफॉर्म की बात करें, अब मैं प्रोपोगेशन डिले लेके चल रहा हूं, बिना डिले की वेवफॉर्म नहीं बना रहा हूं। मान लो ए में फिर से मैं यूनिट स्टेप टाइप का सिग्नल लगा देता हूं। पहले 0 चल रहा था, अचानक से 1 हो गया। ठीक है। अब बी क्या होगा? बी इसका इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन कैसे होगा? 0 का आएगा 1 और 1 का आएगा 0। लेकिन तुरंत नहीं होगा ये काम। ए में चेंज आने के कुछ देर बाद बी में चेंज आता है, और कितनी देर बाद आता है? टीपीडी बाद। अब जो बी है वो अगले गेट के लिए इनपुट का काम कर रहा है, तो बी में चेंज कब आया है? टीपीडी पे। तो y में जो चेंज आएगा, y b से भी उल्टा है, तो 1 का उल्टा 0। लेकिन जैसे ही b चेंज हुआ तुरंत y चेंज नहीं होगा, y में कुछ ना कुछ गैप आएगा
और कितना गैप आएगा टीपीडी का, ठीक है। तो जहां B1 था वहां Y0 है, जहां B0 है वहां पे Y1 है। तो अब एक चीज देखो, अगर A के मुकाबले देखा जाए तो Y तक टोटल चेंज या टोटल डिले कितना आ गया 2 TPD। इसका मतलब क्या हुआ, अगर दोनों लॉजिक गेट्स का डिले कितना था TPD था, तो कास्केडिंग करने से डिले क्या हो गया ऐड हो गया। तो ये वाला एक पॉइंट बना के लिख सकते हो नोट्स के अंदर कि if multiple gates are cascaded, if multiple gates are cascaded, then their propagation delays are added together. Then their propagation delays are added together. ठीक है, तो propagation delay overall add हो जाता है। अब इसके अलावा देखो देखने वाली बात क्या है कि यहां अगर सप्लाई हटा दोगे, मान लो मैंने तुम्हें इनपुट ही नहीं बताया, 0 है या 1 है, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा अननोन, ठीक है। इसका मतलब if input to such a system is unknown, the output will also be unknown। ये बात क्लियर हुई भाई। अब एक काम करता हूं, इवन नंबर की जगह लेता हूं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में जैसे मैंने, ध्यान से देखो, 3 गेट्स लगा दिए, अब इसको बोल रहा हूं C और ये हो गया Y, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट का यूज कर रहा हूं। अब देखो सेकंड गेट के लिए B इनपुट है और C आउटपुट है, और तीसरे के लिए C इनपुट है और Y आउटपुट है। देखो अगर B इनपुट है और C आउटपुट है तो B1 है तो C 0 और B0 है तो C 1। अब Y को देखो, ये तीसरे गेट के लिए C इनपुट है, C0 तो Y 1 और C1 तो Y 0। अब अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो Y और A को कंपेयर करो, A0 तो Y1 और A1 तो Y0, तो Y क्या आ गया A बार आ गया, ठीक है। तो Y विल बी इक्वल टू A बार। तो इफेक्टिवली ये किसका काम कर रहा है इन्वर्टर का। यानी ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट लगाने से क्या बनता है इन्वर्टर, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट लगाने से क्या बनता है, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट लगाने से बनता है एक बफर। अब आ जाओ वेवफॉर्म पे। तो जो पहले Y था वो अब C है ना, तो C तक की तो वेवफॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है, किसकी बनाना है, अब हमें वेवफॉर्म बनानी है Y की। Y जो है वो C का भी बार है, C का अगर बार है तो देखो C में H कहां आ रहा था 2 TPD पे आ रहा था ना, तो Y में H तुरंत नहीं आएगा, Y में H इसके भी कितने देर बाद आएगा, इसके भी TPD बाद आएगा। तो Y का जो एज है वो C से डिले हो जाता है, और कितना डिले हो जाता है TPD। अब देखो C 0 है तो Y क्या आएगा 1, तो भाई ये चला 1, लेकिन अब तुरंत यहां एज नहीं आएगा, कहां एज आएगा, इसके भी TPD बाद आएगा। तो फिर C1 है तो Y क्या हो जाएगा 0, और ये डिले और कितना हो गया TPD। अब देखो अगर A से कंपेयर करोगे तो कितनी बार TPD आ गया, TPD TPD TPD, तो टोटल डिले हो गया 3 टाइम्स TPD। तो जो स्टेटमेंट मैंने अभी लिखाई वो ट्रू है। हमने क्या स्टेटमेंट लिखी कि अगर मल्टीपल गेट कास्केड कर दिए जाएं तो सबका डिले क्या हो जाता है ऐड। वही चीज दिख रही है, जब 3 गेट कास्केड किए तो टोटल डिले कितना आया, टोटल डिले आया 3 TPD, और 2 कास्केड किए थे तो 2 टाइम्स TPD। इतनी बात क्लियर है, ये क्लियर है वेवफॉर्म कैसे बना रहा हूं। तो ये चीजें थोड़ी सी एडवांस है, यहाँ प्रोपगेशन डिले की बात कर रहा हूं
कि इनपुट में चेंज आने के कुछ देर बाद ही आउटपुट में चेंज दिखता है। ठीक है, तो प्रोपोगेशन डिले को बहुत सिंपल रखो। प्रोपोगेशन डिले का मतलब क्या है? द डिफरेंस और द टाइम डिले बिटवीन द एज इन द इनपुट वेवफॉर्म एंड द एज इन द आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, इनपुट में एज आने के कितनी देर बाद आउटपुट में एज आता है या आउटपुट में चेंज आता है, उसे बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। तो देखो सर्किट कितना भी बड़ा हो, चाहे 10 गेट लग जाए, अलग अलग तरह के लग जाए, हमेशा ध्यान ये रखना इनपुट जहां चेंज हुआ उससे कितनी देर बाद आउटपुट को चेंज करोगे, उससे टीपीडी बाद आउटपुट को चेंज करना। ठीक है, अगर ये बेसिक ध्यान रखते हो तो इनमें कितना भी बड़ा मैं सर्किट बना दो, तुम हमेशा उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये कास्केडिंग क्लियर है। अब अगला एप्लीकेशन ले रहा हूं, नॉट गेट विद फीडबैक। कि नॉट गेट को अगर हम एक क्लोज लूप सिस्टम की तरह डिजाइन करें रेदर देन अ ओपन लूप सिस्टम। तो पहला इसके अंदर केस मैं ले रहा हूं, अगेन ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, देखो ऑड नंबर में एक ही ले रहा हूं पहले, फिर 3 पे बात करेंगे। ठीक है, ऐसा ले लिया, ये इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। अब देखो जब आउटपुट को वापस कनेक्ट कर दिया गया है इनपुट पे, तो आउटपुट खुद ही सिस्टम के लिए क्या एक्ट कर रहा है? एज अ इनपुट एक्ट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को शुरू करने के लिए ए पे एक ट्रिगर लगा देते हैं। ट्रिगर का मतलब है ए को बहुत छोटी ड्यूरेशन के लिए चेंज कर देते हैं, यानी ए पे इनपुट तो लगाओ लेकिन बहुत कम ड्यूरेशन के लिए लगाओ और फिर उस इनपुट को रिमूव कर दो। ठीक है, क्योंकि सर्किट चालू करने के लिए शुरुआत में कुछ एनर्जी देना बहुत जरूरी है, वरना ये सर्किट स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अब जरा देखो वेवफॉर्म की बात कर लें कि कैसे समझोगे इसे। देखो मैंने क्या बोला कि ए जो है और इसका प्रोपगेशन डिले मान लेना टीपीडी। ए के अंदर जो है हमने छोटा सा एक स्मॉल ड्यूरेशन के लिए इनपुट लगाया ए के अंदर, इसे बोल देते हैं ट्रिगर। कि सिस्टम को ट्रिगर कर रहा हूं, एक बार चालू करना है। अब ये जो आउटपुट है y, अब देखो क्या होगा, a को मैंने पहले 0 किया तो y क्या हो जाना चाहिए था? y हो जाना चाहिए था 1। देखो पहले a 1 था, y जो है a बार है ना, पहले a 1 था तो y क्या था? 0। अब a को 0 किया तो y क्या हो जाना चाहिए? 1। लेकिन 1 तुरंत नहीं होगा, बल्कि कब होगा? 1 होगा तो सही, कितने डिले के बाद होगा? टीपीडी। ठीक है, टीपीडी डिले के बाद वो 1 हो जाता है। अब ये जो y है आगे खुद ही इनपुट का काम कर रहा है, ये वापस इनपुट की तरफ फीड हो रहा है, यानी अब इनपुट क्या हो गया? अच्छा देखो एक काम और करता हूं, अब मैंने इनपुट तो हटा दिया है ना, तो आगे y ही इनपुट का काम कर रहा है। तो जैसे ही y1 हुआ, यहां तो कोई डिले नहीं आएगा, यहां कुछ भी नहीं लगा ना, तो y इमीडिएटली कहां पहुंच जाता है? a पे। y इमीडिएटली a पे पहुंच गया तो a की वेवफॉर्म ऐसी बन गई। अब देखो a अगर 1 हो गया तो y क्या आना चाहिए? 0। लेकिन y तुरंत 0 नहीं आ सकता, y को 0 आने में कितना टाइम लगेगा? टीपीडी। तो a1 होने के कितनी देर बाद y 0 आता है? कितनी देर बाद 0 आता है? टीपीडी के बाद। तो y 0 तो आया, लेकिन टीपीडी के बाद। अब y 0 हुआ तो तुरंत क्या हो गया? a भी 0 हो गया।
बट अगर a 0 हो गया तो y क्या होना चाहिए 1। y 1 तो हो जाएगा, लेकिन इस रास्ते में कितना लैग आएगा tpd, तो y वापस 1 हो जाएगा, बट कितनी देर बाद tpd के बाद। अब फिर से देखो, y अगर 1 हो गया तो डायरेक्टली इनपुट भी क्या हो गया 1, तो y के 1 हो जाने से इनपुट भी क्या हो जाता है 1। लेकिन अगर इनपुट 1 हो गया तो y क्या हो जाएगा 0, लेकिन कितनी देर बाद tpd के बाद, तो इन y हो जाएगा 0 कितनी देर बाद tpd के। ये बात समझ आ रही है? तो इसमें देखो, अगर y में ध्यान से देखोगे क्या बन गया, स्क्वायर वेव बन गया ना। इसीलिए जब ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर्स को ऐसे फीडबैक में जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव जनरेटर। और स्क्वायर वेव का यूज कहां होगा, आगे चल के देखोगे क्लॉक सिग्नल की तरह यूज किया जाएगा सीक्वेंशियल सर्किट में। तो इसको एक और नाम दे सकते हो क्लॉक जनरेटर, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हो, क्लॉक जनरेटर भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां क्लॉक सिग्नल हमारा जनरेट हो रहा है। इसके अलावा इसको एक और नाम से जानते हैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब इसका क्या मतलब है, देखो मल्टी वाइब्रेटर वो डिवाइसेस होती हैं जो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में ऑसिलेट करे या वाइब्रेट करे। अब उसमें अस्टेबल का मतलब ये होता है ऐसा मल्टी वाइब्रेटर जिसकी कोई भी स्टेट स्टेबल ना हो या वो किसी भी एक स्टेट में ना टिके, कभी भी वो एक स्टेट में नहीं रुकेगा। देखो 0 था कहां चला गया 1, 1 था कहां आ गया 0, वापस कहां चला गया 1, तो वो अपने आप 0 से 1, 1 से 0 आता रहेगा, वो रुक ही नहीं सकता। तो इस तरह के मल्टी वाइब्रेटर को बोलते हैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। It means it does not have any type of stable state. कोई इसके अंदर स्टेबल स्टेट नहीं होती है, ये अपने आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप लगातार करता जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, क्लॉक जनरेटर या स्क्वायर वेव जनरेटर। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं इस y का टाइम पीरियड बताओ, तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है, जब सेम वैल्यू रिपीट हो जाए तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ 2 टाइम्स टीपीडी। अगर एक नॉट गेट लगाया था तो कितना टाइम बन गया 2 टाइम्स टीपीडी बन गया। अच्छा इसका एक और नाम है जो मैं बताना भूल गया, इसको रिंग ऑसिलेटर भी कहते हैं। ऑसिलेट कर रहा है और सर्किट किसकी फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में है, इसको रिंग ऑसिलेटर भी बोलते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया कि इसके अंदर कितना टाइम पीरियड आ रहा है 2 टीपीडी आ रहा है, तो एक नॉट गेट लगाने से 2 टीपीडी का डिले आता है। अब हमने बोला था अगर कभी भी कास्केड कर दोगे, मल्टीपल गेट्स को कास्केड कर दोगे, तो अगर मैं ऐसा बोलूं इफ एन नॉट गेट्स are cascaded, then time period is 2 times NTP, ठीक है। जबकि n क्या है ऑड है। ऐसा देखो मैंने कैसा लिख दिया, मुझे पता है जब n नंबर ऑफ गेट्स को कास्केड करता हूं तो जो डिले है वो सबका ऐड हो जाता है। तो एक गेट का डिले अगर टीपीडी है तो n गेट्स का डिले कितना होगा n इंटू टीपीडी। तो 2 टाइम्स क्या कर दिया टीपीडी की जगह मैंने रख दिया n टीपीडी, ठीक है। ऐसे देखो एक और वेवफॉर्म बना के बताता हूं, अगर एक गेट की जगह 3 गेट होते तब ये चीज समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से। सीधा वेवफॉर्म पे बात करूंगा तो तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा डिले वाले सर्किट्स को डील कैसे करते हैं कि 1 बाय 1 लेके आउटपुट जाना पड़ता है, ठीक है, डायरेक्टली कभी जंप नहीं करते। तो देखो अब मैं 3 गेट कनेक्ट कर रहा हूं, ऑड नंबर चलाना है ना हमें,
अब मैं इन सिग्नल्स को नाम दे देता हूं बी सी, ठीक है। पहले की तरह चलते हैं। अब मैं सभी की वेवफॉर्म बनाने वाला हूं, लेकिन मेरे लिए मैटर कौन सी वेवफॉर्म करेगी फाइनली, वाई मैटर करेगा। तो देखो ये तो ए है जिसपे कि ट्रिगर देना पड़ेगा। अगली वेवफॉर्म की बात करूंगा बी की, फिर सी की, और फिर वाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ए पे क्या लगाओगे भाई, ए पे ट्रिगर सिग्नल लगाओगे। किस तरह का ट्रिगर सिग्नल, जो तुरंत जीरो जाके हट जाए। अब ए 1 था तो बी क्या रहा होगा, जीरो। अब जैसे ही ए जीरो गया, बी तुरंत 1 नहीं जा सकता। ए जीरो जाने पे बी इमीडिएटली 1 नहीं जाएगा। कितनी देर बाद 1 जाएगा, टीपीडी टाइम बाद। टीपीडी टाइम बाद ये हो गया 1। कितना डिले आ गया इसमें, टीपी। अब ए को भूल जाओ, अब बी को देखो। दूसरे नॉट गेट के लिए बी इनपुट है और सी क्या है, आउटपुट। तो बी जब जीरो था तो सी क्या रहा होगा, 1, ठीक है। और जैसे ही बी 1 गया, सी क्या जाएगा, जीरो। लेकिन सी तुरंत जीरो नहीं जाएगा, सी भी अपना टाइम लेगा। और कितना टाइम लेगा, सी लेगा टीपीडी टाइम और, ठीक है। अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरे गेट के लिए सी इनपुट है और वाई आउटपुट है। सी इनपुट है और वाई आउटपुट है। तो जब सी 1 था तो वाई क्या रहा होगा, सी 1 था तो वाई रहा होगा 0। और जैसे ही सी 0 गया, वाई 1 हो जाएगा। नहीं, कब होगा 1 भाई, वाई 1 होगा टीपीडी टाइम के बाद। y1 होगा टीपीडी टाइम के बाद, ठीक है। तो अब और कितना डिले आ गया, और टीपीडी डिले आ गया। तो टोटल कितना डिले आ गया, 3 टीपीडी आ गया। अब देखो ये जो y है ये पहले गेट के लिए इनपुट बन गया। ये बात समझ आ रही है ना, y जो है पहले गेट के लिए इनपुट बन गया। तो जैसे ही y बन जाता है, पहले गेट का आउटपुट, पहले गेट का आउटपुट क्या है, b। y बन जाते ही b को क्या जाना चाहिए, 0। लेकिन b तुरंत 0 नहीं जाएगा, b कितनी देर बाद 0 जाएगा, टीपीडी बाद। देखो इस पॉइंट पे y1 हो गया था ना, y1 हो गया था तो पहले गेट का इनपुट हो गया था 1। लेकिन इस पॉइंट से कितनी देर बाद b 0 गया है, टीपीडी बाद। अब c बना लो। जब b1 चल रहा था तो c क्या चल रहा था, 0। लेकिन b के 0 जाते ही c 1 नहीं हो सकता, और कितनी देर बाद होगा, टीपीडी के बाद। तो यहाँ पे c फिर से हो गया 1, और कितना डिले और लग गया, टीपीडी। अब जब c 0 चल रहा था तो y क्या चल रहा होगा, 1। लेकिन c के 1 जाते ही y 0 नहीं जाएगा, y कितनी देर बाद 0 जाएगा, और टीपीडी बाद। तो ये भी डिले क्या आ गया, टीपीडी। तो अब देखो y की विड्थ कितनी हो रही है, टीपीडी टीपीडी टीपीडी। तो y की जो विड्थ आ रही है, y की विड्थ कितनी आ रही है, 3 टीपीडी। और ये आधी साइकिल है ना, ये सिर्फ हाई वाला पीरियड है। जितनी देर हाई है उतनी ही देर क्या था, लो। तो टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, देखो यहां से यहां तक टोटल टाइम पीरियड हो गया 6 टीपीडी, या ऐसे लिख सकते हैं ना 2 × 3 टीपीडी। तो मैंने अभी यही तो फॉर्मूला बताया था कि अगर n इन्वर्टर्स को कास्केड कर दें तो डिले कितना आता है, 2 टाइम्स n × टीपीडी, ठीक है। और उसकी ड्यूटी साइकिल कितनी रहेगी, ड्यूटी साइकिल 50%। आधी साइकिल में हाई है और आधी साइकिल में लो, तो ड्यूटी साइकिल बनती है 50%। लेकिन इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, टाइम पीरियड का ध्यान रखना है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। और
ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स को अगर कास्केड करते हो तो क्या बन जाता है, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कब बनेगा, व्हेन ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट्स आर कास्केडेड। ठीक है, ऐसे इस पे एक एग्जांपल देता हूं, ट्राई करके बताना कि वेवफॉर्म क्या आएगी। वेवफॉर्म बनाना अगर सीख जाओगे तो प्रोपगेशन डिले में कभी भी नहीं अटकोगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना प्रोपगेशन डिले जिसमें कि ड्रॉ करके निकालना पड़े, ऐसा क्वेश्चन अगर गेट में आता है या किसी भी एग्जाम में आता है तो ज्यादा वेटेज में आएगा, कभी भी एक नंबर में नहीं आएगा। तो उसमें आराम से टाइम लेके निकाल सकते हो। ठीक है, 3 वाला तो मैंने केस कराई दिया। अब सपोज मैं ऐसी एक ले लेता हूं, जिसमें मैंने 4 नॉट गेट लिए हैं लेकिन लूप में अभी भी 3 है। ठीक है, तो इस सिग्नल को नाम दे देता हूं बी सी डी। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, एक बार ट्राई करो कि ए पे मैं ट्रिगर सिग्नल लगा रहा हूं और मैं ग्राफ सबका प्लॉट कर रहा हूं। मुझे एक्चुअल में ग्राफ किसका चाहिए, y का चाहिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, ए बी सी डी वाई। ठीक है, तो ए पे देखो मैंने ट्रिगर सिग्नल लगाया पहले की तरह। कैसा लगेगा ट्रिगर सिग्नल, कुछ इस टाइप से लगेगा। अब बी क्या है, बी ए का इन्वर्टेड वर्जन है। तो ए पे जब ट्रिगर सिग्नल लगा तो ए 1 था तो बी क्या रहा होगा, 0। लेकिन जैसे ही ए 0 गया तुरंत बी 1 नहीं जाएगा, बी कुछ देर के बाद 1 जाएगा। कितनी देर बाद 1 जाएगा, बी जाएगा हमारा टीपीडी के बाद 1। ठीक है, अब अगर बी 1 चला गया तो सी एक इन्वर्टर का आउटपुट है ना, तो बी 0 था तो सी क्या था, 1। और बी अगर 1 हो गया तो सी जाएगा 0, लेकिन कितनी देर बाद जाएगा 0, और टीपीडी के बाद। ये भी क्या है, टीपीडी है। अब डी देखो, सी का आउटपुट है डी, तो सी जब 1 था तो डी क्या रहा होगा, सी 1 था तो डी रहा होगा 0। तो डी चला जाएगा 1, जब सी जाएगा 0 तब डी जाएगा 1, लेकिन कितनी देर बाद, और टीपीडी के बाद। तो ये वाला डिले भी कितना हो गया, टीपी। अब y पे आ जाओ, d का आउटपुट है y, d का आउटपुट अगर y है तो d 0 था तो y क्या होगा, 1। अब d के 1 जाते ही y जाएगा 0, लेकिन कितनी देर बाद, टीपीडी बाद। ठीक है, तो ओवरऑल कितना डिले आ गया भाई, देखो जरा, टीपीडी 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 टीपीडी, तो कितना डिले हो गया ये वाला, 4 टाइम्स टीपीडी। अब देखो ये जो y है ये डायरेक्टली किसमें घुस गया, b में। तो y जो है, y वाली वेवफॉर्म किसमें चली गई, सीधा b में। तो b यहां पे क्या हो गया, 0 आ गया। b अगर 0 आ गया तो c क्या आना चाहिए, 1। b का इन्वर्जन है वो, लेकिन कितनी देर के बाद, टीपीडी के बाद। c अगर 1 आ गया तो d क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। c अगर 1 आ गया तो d 0 आएगा, लेकिन कितनी देर के बाद, और टीपीडी के बाद। तो ये वाला भी कितना हो गया, टीपीडी। d अगर 0 आ गया तो y क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए, लेकिन और कितनी देर बाद, टीपीडी के बाद।
अब देखो y की हाफ साइकिल में कितना टाइम आ गया, टीपीडी टीपीडी टीपीडी। तो आधी साइकिल कितनी ड्यूरेशन की बनी, 3 टाइम्स टीपीडी। तो आधी साइकिल का मतलब है t/2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स टीपीडी। तो टाइम पीरियड कितना बना। तो देखो इस सर्किट में खासियत क्या है कि तुम्हें जब भी टाइम पीरियड निकालना है तो तुम ये देखोगे लूप में कितने इन्वर्टर है, बाहर से मैटर नहीं करता। बाहर इन्वर्टर आ जाने से बस हुआ क्या कि पहला जो डिले था वो 3 टीपीडी ना होके बल्कि क्या हो गया 4 टीपीडी। तो पहले वाले डिले में चारों का ऐड हुआ। लेकिन अगर टाइम पीरियड की बात करोगे तो टाइम पीरियड की बात करने में सिर्फ कौन से इन्वर्टर्स को काउंट करना है, जो कि तुम्हारे लूप के अंदर कनेक्टेड है। लूप के बाहर वाले इन्वर्टर्स मैटर नहीं करते। ठीक है, ऐसे देखो एक और एग्जांपल अगर लें, ये बात क्लियर रखना। तो चाहे तो इसको पॉइंट बना करके लिख लो, टू फाइंड द टाइम पीरियड of a stable multivibrator, to find the time period of a stable multivibrator, we only consider the number of inverters connected in the loop. The number of inverters connected in the loop, but we do not consider inverters outside the loop. But we do not consider inverters outside the loop. अब देखो अगला एग्जांपल देखो। इस बार मैंने क्या किया है कि 3 इन्वर्टर्स कनेक्ट किए हैं और बीच में क्या ऐड किया है, बफर। तो इन्वर्टर और बफर दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने क्या बनाया है, सर्किट। तो इन्वर्टर अभी भी कितने रखे हैं, ऑड। तो ये कभी मत कहना कि मैंने इवन कर दिया है, मैंने 3 इन्वर्टर और एक बफर का यूज किया। वेवफॉर्म की बात करें, ये हो गया बी सी डी। अब देखो ए पे ट्रिगर लगाओगे, जैसे ही ए 0 गया उसके कितनी देर बाद B1 चला जाएगा, टीपीडी बाद। B1 चला गया, B1 जाने के बाद टीपीडी के बाद C क्या आ जाएगा, 0 नहीं। C किसका आउटपुट था, बफर का। तो C क्या रहेगा, देखो अब क्या होगा, C इन्वर्टेड वर्जन नहीं बनेगा। तो दोबारा बना लेते हैं, काम करते हैं कंफ्यूजन दूर रखने के लिए कि इस बार C एक इन्वर्टर का आउटपुट नहीं है बल्कि किसका आउटपुट है, बफर का। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब देखो C अगर एक बफर का आउटपुट है तो B को फॉलो करेगा लेकिन साथ साथ डिले भी देगा। ऐसा मत सोचो कि डायरेक्ट एज इट इज फॉलो कर लेगा। तो C 0 था, जैसे ही B 1 गया C को 1 जाना चाहिए था, लेकिन गेट में डिले होने के कारण वो डिले हो जाएगा। और वो 1 कब जाएगा, वो टीपीडी टाइम के बाद जाएगा। ठीक है, ऐसे ही D की अगर बात करें, अब D तो इन्वर्टर का आउटपुट है और Y भी एक इन्वर्टर का ही आउटपुट है। तो C अगर 1 गया तो D को क्या जाना चाहिए था, 0। लेकिन D तुरंत 0 नहीं जाएगा बल्कि कितनी देर के बाद जाएगा, टीपीडी के बाद। तो ये टीपीडी और हो गया, ये भी टीपीडी था। ठीक है, और ऐसे ही जब D 0 जा रहा है तो Y को क्या जाना चाहिए, 1। लेकिन कितनी देर के बाद जाएगा, वो जाएगा टीपीडी के बाद। तो Y1 आ गया और ये टोटल डिले कितना हो गया यहां से, 4 टीपीडी। अब आगे टाइम पीरियड निकालने के लिए Y की हाफ साइकिल को देखना जरूरी है। Y जैसे ही 1 हुआ तो A भी क्या हो गया, 1। इसका मतलब है B को 0 जाना चाहिए। तो B को 0 जाना चाहिए,
लेकिन बी कितनी देर बाद 0 जाएगा? एक सेकंड रुको, टीपीडी है ये भी टीपीडी है, ये भी टीपीडी है, तो 4 आ रहे हैं ना। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो कितनी देर बाद जाएगा? वो टीपीडी के बाद जाएगा, यानी कौन से टाइम पे जाएगा? 5 टीपीडी पे बी 0 जाएगा। बी अगर 0 गया तो सी क्या चला जाएगा? 1। लेकिन सॉरी, सी भी 0 जाएगा, बफर का आउटपुट है, तो बी अगर 0 गया तो सी भी 0 जाएगा, लेकिन कितनी देर बाद? और टीपीडी के बाद, यानी कितने के पे जाएगा? 6 टीपीडी पे। अब डी तो एक इन्वर्टर का आउटपुट है, अगर सी 0 जा रहा है तो डी जाएगा 1, लेकिन कितने के बाद? और टीपीडी के बाद, यानी कहां पे? 7 टीपीडी। और डी अगर 1 जा रहा है तो y जाएगा 0, लेकिन और टीपीडी के बाद, यानी कहां जाएगा? 8 टीपीडी। अब देखो जरा कितना हो गया आधी साइकिल का पीरियड? 4 टीपीडी हो गया, 4 से लेके 8 तक है, ये 4 है और ये 8 है, कितना गैप है? 4 टीपीडी। तो आधी साइकिल माने t/2, कितना ड्यूरेशन है इसका? 4 टीपीडी। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 8 टीपीडी। इसका मतलब है बफर ने सर्किट की फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं किया, लेकिन बफर ने डिले ऐड करते हुए टाइम पीरियड को चेंज कर दिया। तो इसका मतलब देखो, टोटल टाइम पीरियड का एक जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स n into TPD plus m into TPD dash। TPD क्या है? प्रोपोगेशन डिले ऑफ नॉट गेट, और n इज नंबर ऑफ नॉट गेट। लेकिन नंबर ऑफ नॉट गेट क्या होना चाहिए? ऑड। और TPD डैश का मतलब है प्रोपोगेशन डिले ऑफ बफर, m है नंबर ऑफ बफर। बफर तुम ऑड और इवन कुछ भी लगा सकते हो, बफर में ऑड की कंडीशन नहीं है, ऑड सिर्फ क्या होने चाहिए? नॉट गेट। तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया हमारा टोटल टाइम पीरियड का, ठीक है। तो जितने भी गेट है सबका डिले ऐड करोगे, सिंपल रखो, जितने भी गेट है सबका डिले ऐड कर लो और किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। बस ये चेक जरूर कर लेना कि इन्वर्टर्स का काउंट क्या रहना चाहिए? ऑड। ठीक है, रट के कुछ मत जाओ, सभी गेट के डिले को ऐड करके डबल करना है और ये देखना है कि नंबर ऑफ नॉट गेट क्या होने चाहिए? ऑड। ठीक है, अब देखो ये तो ऑड गेट्स की बात हो गई। अब अगर मैं कहूं इवन नंबर ऑफ गेट है और फीडबैक का यूज किया है, अभी हमने क्या बोला है? ऑड नंबर ऑफ गेट्स है और उसके साथ में क्या यूज कर रहा था? फीडबैक। अब मैं अलग चीज लेके चल रहा हूं, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट कास्केडेड है और फीडबैक का भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अगली बात कर रहे हैं इवन नंबर ऑफ गेट्स विथ फीडबैक। ठीक है, इसमें एक काम करता हूं, जैसे देखो 2 गेट ले लेता हूं, और ये मैंने फीडबैक लगा दी, पहले की तरह ही एनालाइज कर रहा हूं। ये वाला सिग्नल बी है, देखो अब ये चीज समझना, कि क्या होगा। मान लो ए पे ट्रिगर लगाया, कि अचानक से इसे 0 करके वापस इनपुट को रिमूव कर दिया। ये मत सोचना 1 कर दिया, बाद में इनपुट को रिमूव कर दिया। अभी मैंने इन्वर्टर में एक चीज बोली थी तुमसे, अगर इनपुट हटा दोगे तो आउटपुट अननोन हो जाएगा,
हम ये नहीं जान पाएंगे कि आउटपुट क्या आने वाला है। तो अभी मैं यही चीज करने वाला हूं कि मैं इनपुट हटा दे रहा हूं। यहां क्यों हटा पा रहा हूं? क्योंकि जो आउटपुट आएगा वो वापस किसका काम करने लगेगा? इनपुट का। तो तुम हटा सकते हो। लेकिन पहले जब ओपन लूप थी, अगर तुम इनपुट हटा दोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा? अननोन। बट यहाँ पे क्या होगा? आउटपुट विल itself act as input. So even if input is removed, output will not be unknown. अब देखो क्या होगा? अगर A हाई था तो B क्या रहा होगा? लो। अब जैसे ही A को लो किया, B हाई होगा, लेकिन कितनी देर के बाद? प्रोपोगेशन डिले के बाद। ठीक है, ये कितना डिले आ गया? TPD। अब B का इन्वर्टेड वर्जन है Y। B अगर हाई था, लो था, तो Y हाई रहा होगा, और Y अगर हाई रहा होगा तो Y लो चला जाएगा B हाई आने पे, लेकिन कितनी देर बाद? TPD बाद। अब ये जो Y है, ये पिछली स्टेज के लिए इनपुट का काम कर रहा है। Y 0 है तो B क्या रहेगा? 1, और B 1 है तो Y कहां रुक जाएगा? 0। ये बात समझ आई? देखो Y 0 है तो B 1 है, B 1 है तो Y 0 है। इसका मतलब है यहां स्टेट बदलेगी ही नहीं, यहां स्टेट क्या हो गई? फिक्स। और जब कोई स्टेट सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है तो उसे बोल देते हैं लैच। लैच का मतलब होता है कोई स्टेट सिस्टम के अंदर सेव हो गई, तुम्हारे सप्लाई हटाने के बावजूद भी वो स्टेट नहीं हटेगी। तो ये सबसे बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये सिस्टम की स्टेट को स्टोर कर सकता है। अगर तुमने ए ऐसा ना लगाया होता, मतलब ए को 1 से 0 ना ले जाते, बल्कि उल्टा करते। उल्टा कैसे करते? देखो, उल्टा ऐसे करते अगर कि ए को 1 से 0 ना ले जाते हुए, बल्कि ए को लेके जाते 0 से 1, इस तरह से। यानी ए को सडनली 1 कर दिया, तब जो बी वाला आउटपुट होता, ए 0 था तो बी क्या आता? 1, और ए 1 होने पे बी 0 चला जाता, लेकिन कितनी देर के बाद? टीपीडी के बाद। ठीक है, और b अगर 0 चला जाता तो y चला जाता 1, b 0 जाता तो y 1 जाता, लेकिन कितनी देर के बाद? और टीपीडी के बाद। ठीक है, अब y 1 है तो b क्या आता रहेगा? 0, और b 0 है तो y रहेगा 1। तो देखो, तुम चाहो तो y पे 0 लिख सकते हो, और तुम चाहे तो y पे क्या लिख सकते हो? 1। ये डिपेंड करेगा तुमने ट्रिगर कैसा लगाया है। यानी ट्रिगर लगाने से मैं y की वैल्यू को चेंज कर सकता हूं, और अगर मैं ट्रिगर हटा दूं, इनपुट हटा दूं, तो जो y की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, वो वैल्यू कभी बदलेगी ही नहीं। इसीलिए ये क्या है? मेमोरी का काम करता है या स्टोरेज का काम करता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लैच। लैच का मतलब जो स्टेट इसके अंदर स्टोर हो गई, वो स्टेट इसके अंदर सेव रहेगी, वो स्टेट नहीं बदल सकती। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। बाइस्टेबल का मतलब है इसमें दोनों ही स्टेट स्टेबल है। 0 में चला गया तो 0 में ही रह जाएगा, 1 में चला गया तो 1 में ही रह जाएगा, ये स्टेट चेंज नहीं करेगा। करनी है तो क्या करना पड़ेगा? करनी है तो तुम्हें इनपुट को ट्रिगर देना पड़ेगा, यानी बिना एफर्ट डाले इस सिस्टम की स्टेट चेंज नहीं हो सकती। जबकि पिछला केस याद करो, वो अपने आप 0 से 1 और 1 से 0 जा रहा था, तो स्टेट चेंज मैं नहीं कर रहा था, सिस्टम अपने आप कर रहा था। तो किसी भी स्टेट में नहीं रुकता, तो उसकी कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है। और यहाँ ये दोनों ही स्टेट में रुक सकता है, तो दोनों ही स्टेट क्या है? स्टेबल। इसीलिए इसको बोलते हैं बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और उसे बोलते हैं अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये बात क्लियर हुई? तो अब देखो, ओवरऑल अगर मैं बोलूं, ऑड नंबर ऑफ गेट विद फीडबैक, रिंग ऑसिलेटर या अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इवन नंबर ऑफ गेट विद फीडबैक, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या लैच। तो स्टोरेज के लिए इवन नंबर ऑफ इन्वर्टर्स का यूज करना है, और वाइब्रेटर या ऑसिलेटर के लिए किसका यूज करना है? ऑड नंबर ऑफ गेट। ठीक है,
ऑड नंबर ऑफ गेट पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, वो तुमसे टाइम पीरियड निकलवाएगा, तो टाइम पीरियड में क्या करना है, सभी गेट्स के डिले को ऐड करते हुए उसका क्या ले लोगे, डबल। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या कवर किया है, हमने दो लॉजिक गेट कवर कर लिए, बफर और इन्वर्टर। तो जब मैं अगली वीडियो की बात करेंगे तो हम आगे और गेट्स की बात करेंगे, एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर, इन सभी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, इतने जो इन्वर्टर का कंसेप्ट है, प्रोपगेशन डिले का कंसेप्ट है जो आपने पहली बार देखा होगा, उसको थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ और ये कोशिश करो कि वेवफॉर्म इस तरह से ड्रॉ कर पाओ जब प्रोपगेशन डिले गिवन है। अगर ये चीज क्लियर हो जाती है तो आगे जब बड़े बड़े सर्किट आएंगे तो प्रोपगेशन डिले से डर नहीं लगेगा। फिर मैं आगे चल के एक बात ऐसी भी बताऊंगा जहां ये वेवफॉर्म ना ड्रॉ करनी पड़े, प्रोपगेशन डिले को हम लोग डायरेक्टली डील कर पाए बिना किसी वेवफॉर्म के। ठीक है, तो वो चीजें हम लोग आगे देखेंगे जब बड़े सर्किट्स की बात होगी। अभी के लिए इतना तैयार करो, इतना काफी है। थैंक यू।